हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 16 से 22 मार्च तक का करंट अफेयर्स। जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल जगत से जुड़ी खबरें हैं, खेल जगत से जुड़ी खबरें हैं, या फिर राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, या महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हुई हैं उनसे जुड़ी खबरें हैं, जो भी करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अ, रशिया पिछले 2 सालों से लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। इस रशिया में अभी हाल ही में क्या हुए, इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए। और जो पुराने प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, तो वो जीत गए हैं। और इस ये उनका 6 टर्म होगा इसको जीतने के बाद, और 6 साल के लिए अगेन वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन दोबारा से जो है रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये उनका 6 टर्म होगा, 6 साल के लिए चुने गए। अब हालांकि बहुत सारे देशों ने अभी तक इस इलेक्शन को अपनी मंजूरी नहीं दी है। और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो व्लादिमीर पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट मानने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का, खास करके जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसका ऐसा मानना है कि भाई जो रशिया में जो इलेक्शन हुए हैं ना, ये फेयर इलेक्शन नहीं है, ये रिग्ड इलेक्शन है। और जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने फेवर में इन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करवाया है। क्योंकि जिस मार्जिन से व्लादिमीर पुतिन जीते हैं वो मार्जिन बहुत बड़ा है। ठीक है, 76.1% वोट मिले हैं इन्हें। ठीक है, हमारे इंडिया में 38% वोट मिले बीजेपी को, और बीजेपी पावर में आ गई। ठीक है, 38% वोट पे मिले पूरी इंडिया में, है ना, 150 करोड़ लोगों में। ठीक है, और इन्हें कितने 76.1% वोट मिले। तो दुनिया कह रही है कि भाई, वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कंट्री कह रहा है कि भाई ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो है एक रिग्ड इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए, इस वजह से ये हुआ है। दूसरा, आरोप लगाने वाले ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उन्होंने इलेक्शन से पहले अपनी पूरी अपोजिशन है उसको खत्म कर दिया। है ना, जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे या तो जेल में हैं, है ना, मोस्ट ऑफ मारे गए। कोई बड़ी संदेहास्पद हालात में कुछ की मृत्यु हुई, कोई होटल में मारा गया, किसी का प्लेन क्रैश कर गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करा है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को अपने छठे टर्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और इंडिया रशिया के जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए ना अपना जो प्रॉमिस है उसको दोहराया है। ठीक है, तो याद रखेंगे रशिया का प्रेसिडेंट कौन बना है? व्लादिमीर पुतिन। कौन से टर्म के लिए? 6 टर्म के लिए। और जो कितने साल के लिए चुने गए हैं? ये 6 साल के लिए चुने गए। ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्लिपर मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में है। पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है। ये जो मिशन है अब नासा के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा आने वाले अक्टूबर में। और ये जाएगा यूरोपा, जो कि जुपिटर का एक क्या है, सैटेलाइट है। जैसे हमारा मून है वैसे ही ये जुपिटर का सैटेलाइट है। तो यहाँ पर इस को भेजा जाएगा, क्लिपर मिशन को। और इसके साथ में क्या भेजा जा रहा है कि भाई एक मेटल प्लेट भेजी जा रही है। मेटल प्लेट भेजी जा रही है जिस पर एक पोइम लिखी हुई है। ठीक है, एक सिलिकॉन माइक्रो चिप इस पे लगाई गई है। ठीक है, और कुछ लोगों के नाम भी इस पर भेजे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो क्लिपर मिशन है किस कहाँ पर जाने वाला है? यूरोपा पे जाने वाला है। किसके द्वारा भेजा जाने वाला है? नासा के द्वारा भेजा जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पोखरा। ठीक है, नेपाल ने भी हाल ही में पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। तो आपने देखा हो, कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे पार्लियामेंट वगैरह बना दी। ठीक है, कई सारी कैपिटल होती हैं, है ना। इकोनॉमिक कैपिटल होती है, जैसे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है? इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नेपाल ने पोखरा नाम की एक जगह है उनके यहाँ पे, उसको अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। जो पोखरा है वो जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए, जो हिमालय के बीचों बीच स्थित है। और जो
झीलों के लिए जाना जाता है इसको, मतलब बहुत ब्यूटीफुल मतलब शहर है ये, ब्यूटीफुल जगह है। तो इसको अपना टूरिज्म कैपिटल डिस्कस किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को, ठीक है, या किस स्थान को, है ना, डिक्लेयर किया अपनी टूरिज्म कैपिटल। तो योर आंसर विल बी पोखरा। पोखरा को डिक्लेयर किया गया है ना, टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ई सिगरेट, ई सिगरेट और बैप्स, ठीक है, तो अभी हाल ही में बैन कर दिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको कि हाल ही में किस कंट्री ने जो ई सिगरेट है और बैप्स है उनको बैन कर दिया है ना, तो वो कंट्री है न्यूजीलैंड। इसको बैन करने के पीछे रीजन है, क्या हुआ था कि अब से लगभग 4-5 साल पहले न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पे किसको बैन कर दिया था, जो जितनी भी टोबैको प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी टोबैको प्रोडक्ट हैं इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया। यानी कि सिगरेट, ठीक है, गुटखा, इन सबको बैन कर दिया। यहाँ पे इसको खाना कंज्यूम करना मतलब एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर न्यूजीलैंड में आ गया भाई रिसेशन। न्यूजीलैंड में रिसेशन आ गया, और रिसेशन आने के कारण क्या हुआ कि भाई जो लोगों की सैलरियां थी वो कम हो गई, कुछ की इनकम चली गई। तो जिनकी सैलरियां कम हो गई तो सरकार ने क्या, जो लोग हैं उन्होंने सरकार से डिमांड की कि भाई हमारा जो इनकम टैक्स है ना, उसको या तो, है ना, आप बहुत कम कर दो, या फिर क्या करते हैं खत्म कर दो, क्योंकि हम इस कंडीशन में है नहीं कि आपको इनकम टैक्स पे कर पाए, क्योंकि हमारी इनकम ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को लोगों की मांग के आगे न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उसको झुकना पड़ा, और उनको इनकम टैक्स, है ना, कुछ लोगों का माफ करना पड़ा और कुछ लोगों का कम करना पड़ा। तो अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अब इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं लोग, ठीक है, हमने इनकम टैक्स माफ कर दिया है, कम कर दिया है, तो इसकी वजह से जो सरकार की इनकम है ना, जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की इनकम है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई गवर्नमेंट की इनकम। उन्होंने कहा अब इनकम कहाँ से करें, क्योंकि भाई बिना इनकम के देश कैसे चलेगा। इनकम जब हम जो इंडिया में भी हम जो इनकम टैक्स देते हैं, सरकार उन्हीं से क्या बनाती है, रोड बनाती है, रेलवेज बनाती है, ठीक है, तो सरकार के पास जब पैसा नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे करेगी वो। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने सोचा कि हमने कुछ समय पहले जो टोबैको बैन किया था ना, उस बैन को हटा देते हैं। तो न्यूजीलैंड ने क्या करा कि भाई जो टोबैको पे बैन लगा था और हटा दिया उसको। हटाने के बाद क्या करा, उस पर हाई टैक्सेज इम्पोज कर दिए, यानी कि अब जो भी टोबैको कंज्यूम करेगा उसको हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, यानी कि महंगा खरीदना पड़ेगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, अब सरकार के सामने चैलेंज क्या था कि भाई उन्होंने जब टोबैको को बैन किया था तो लोगों ने ई सिगरेट और वेप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब ई सिगरेट, है ना, एक ई सिगरेट बहुत बहुत दिनों तक चलती है, महीने महीने 2-2 महीने तक चलती है, बैप्स बहुत दिनों तक चलते हैं, 2-2 महीने तक चलते हैं। अब जब ई सिगरेट और बैप्स को जब बैन नहीं किया जाएगा तो क्या टोबैको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और टोबैको कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, टोबैको जब कंज्यूम नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, टोबैको को जब कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो जो इस पर जो टैक्स लगाए गए हैं उससे सरकार को आमदनी होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ई सिगरेट और जो बैप्स है ना, इनको दोनों को बैन कर दो, ताकि लोग टोबैको ज़्यादा खरीदें और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। तो इसी वजह से न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है अपने यहाँ पे ई सिगरेट और बैप्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर ई सिगरेट और बैप्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, यानी कि बैटरी स्टोरेज, बड़ी सी बैटरी जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी को स्टोर किया जाता है, वैसे ही एक गीगा फैक्ट्री को स्टार्ट किया गया है। तो सॉरी, तो ये जो इंडिया की पहली जो बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है, ये कहाँ स्टार्ट करी गई है, ये स्टार्ट करी गई जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट करी गई है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे, इंडियाज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे। ठीक है, इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर ओपन किया गया है, इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे ओपन किया गया है भाई दिल्ली में। ठीक है, जहाँ आयुर्वेदिक मीन्स से क्या हो जाएगा कि जो आयुर्वेद जो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हैं वो अवेलेबल कराई जाएगी इस कैफे में, तो इसको दिल्ली में खोला गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में किस स्थान पर इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, चलिए। मिशन 414, मिशन
414। तो ये मिशन 414 क्या है? मिशन 414 अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना, पूछ सकता है एग्जाम में कि मिशन 2024 क्या है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नो योर कैंडिडेट ऐप। नो योर कैंडिडेट ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप। ठीक है, इस नो योर कैंडिडेट ऐप को भी किसने शुरू किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस ऐप को शुरू किया गया है। और इस ऐप का मेन मोटिव क्या है कि भाई अब जो वोटर है, ठीक है, वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में जान सके। इस पर जो जितने भी प्रत्याशी होंगे लोकसभा इलेक्शन में जो खड़े हो रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब की प्रॉपर्टी, उन सब के एसेट, उन सब की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन सबको डाला जाएगा, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो अपने जो पब्लिक है वो अपने कैंडिडेट के बारे में जाने। ठीक है, उनकी जानकारी समझे। ठीक है, और उसी आधार पर डिसीजन ले कि वोट किसको किया जाए। ठीक है, तो इसी मंशा के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नो योर कस्टमर नामक जो ऐप है वो अभी हाल ही में शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये मिशन 141 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, फियो। फियो क्या होता है? फियो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फेडरेशन ऑफ, एफ फॉर फेडरेशन, आई फॉर ऑफ इंडियन, ई फॉर एक्सपोर्ट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक किसान यूनियन की तरह ही एक यूनियन है ना, जिसमें जितने भी हमारी एक्सपोर्टर्स होते हैं वो शामिल होते हैं, जितनी एक्सपोर्ट यूनियन होती है वो शामिल होती हैं, एक्सपोर्ट कंपनी जो होती हैं वो शामिल होती हैं। और ये अपनी मांगों को कलेक्टिव रूप से किसके सामने रखते हैं? गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो सजेशन है वो अपने सजेशन सरकार को देते हैं। तो यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपोर्टर्स का, जिसके थ्रू, है ना, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं क्या करते हैं, सरकार के साथ नेगोशिएट करते हैं और अपनी मांगे रखते हैं। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक बॉडी है जहां पर एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हर साल इलेक्ट किया जाता है। तो इस साल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है वो किसको इलेक्ट किया गया है? तो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ये बने अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार बने हैं, है ना। विक्टर फॉरेन, है ना, विक्टर फॉरगिंग्स है, एक क्लॉथिंग कंपनी है। ठीक है, उसी के ये चेयरमैन है, सीईओ है। तो इन्हीं को बनाया गया है नया प्रेसिडेंट, किसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन सेम बिल्कुल फियो की तरह ही। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर जो स्टील का कारोबार करने वाले जितने भी लोग हैं, स्टील की फैक्ट्रियां रन करने वाले लोग हैं, स्टील से रिलेटेड कारोबार करने वाले लोग हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए आइडिया सोचते हैं। और गवर्नमेंट से अगर कोई मांग होती है तो उस मांग को गवर्नमेंट के सामने रखने का काम ये एसोसिएशन करता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, हर साल एक इलेक्शन होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जो उसको हेड करता है। वो प्रेसिडेंट हर साल डेमोक्रेटिकली वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। इस साल जो इंडियन स्टील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो किसको चुना गया है? तो ये जिंदल स्टील के मालिक हैं। ठीक है, जिंदल स्टील के मालिक हैं नवीन जिंदल साहब, इनको चुना गया इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, आईबीए,
ठीक है, या फिर इसको आईबाबी कहते हैं, ऑल इंडियन, है ना, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन सेम, जितनी भी एसोसिएशन है वो एक पर्पज के लिए बनती है ना, सरकार की पे दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। ठीक है, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के लिए, अपनी यूनिटी दिखाने के लिए, क्योंकि अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे, एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, तो सरकार क्या करेगी, इनका अनवांटेड फायदा ले सकती है, या फिर सरकार इनको इंडिविजुअली इनके ऊपर एट्रोसिटी कर सकती है। तो सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाइयाँ हैं उनसे बचने के लिए, और सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए, सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए ऐसे एसोसिएशन बनाए जाते हैं, जैसा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन है। तो इसमें भी है ना एक इलेक्शन होता है चेयरमैन के लिए, क्योंकि इस एसोसिएशन को हेड करता है उसको चेयरमैन कहते हैं। तो इस साल जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो नया चेयरमैन है वो किसको चुना गया है, तो ये एम बी राव है। एम बी राव को इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूनावाला फिनकॉर्प। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प एक बहुत ही पॉपुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प। तो इसने अभी हाल ही में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव चुना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है। किसको चुना गया है, ठीक है, तो पूनावाला फिनकॉर्प ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है अरविंद कपिल को, अरविंद अरविंद कपिल को। ठीक है, तो अरविंद कपिल बने हैं पूनावाला फिनकॉर्प के, जो कि एक एनबीएफसी है, उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रशिया में इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, है ना। एम्बेसडर आप जानते ही होंगे कि किसी देश में किसी दूसरे देश में, है ना, कम्युनिकेट कर, वहाँ की सरकार से कम्युनिकेट करने के लिए, या वहाँ पर जाने वाले अपने सिटीजन्स की हेल्प के लिए एक एम्बेसी खोली जाती है। ठीक है, एम्बेसी, इस एम्बेसी का काम क्या होता है, सरकार के बिहाफ पे उस देश की सरकार से बात करना, और जो नागरिक उस देश में गए हुए हैं, है ना, उन नागरिकों को, ठीक है, सुरक्षा देना, उन नागरिकों की मदद करना। ठीक है, इस एम्बेसी का काम होता है। इस एम्बेसी को जो होस्ट करता है उसको कहते हैं, जो मालिक कह सकते हैं आप इसको, बॉस कह सकते हैं, एम्बेसी को जो हेड करता है ना, तो उसको कहते हैं एम्बेसडर। तो अभी हाल ही में एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर है, उनको अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। ठीक है, तो इंडियन एम्बेसडर ऑफ रशिया किसको अपॉइंट किया गया है, आईएफएस ऑफिसर है मिस्टर विनय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि भाई जो तेलंगाना की जो गवर्नर है ना, तिसेमलाई, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया एकदम से अपनी उससे पोस्ट से। तो उनका जो जगह थी वो खाली हो गई। तो झारखंड के गवर्नर, ठीक है, झारखंड के गवर्नर को एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है ना, तेलंगाना का गवर्नर बनने की, तेलंगाना का चार्ज दिया गया है उनको, जब तक कोई नया गवर्नर आके टेक ओवर नहीं कर लेता है। तो किससे, कौन है झारखंड के वो गवर्नर जिन्हें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज ए गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो इनका नाम है मिस्टर सी पी राधा कृष्ण, मिस्टर सी पी राधा कृष्ण। इनको बनाया गया है एडिशन, है ना, इनको बनाया गया है एडिशनल गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये विनय कुमार वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीबीएसई, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बहुत सुना होगा। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी हाल ही में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उनको सीबीएसई बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका, ये है मिस्टर राहुल सिंह। मिस्टर राहुल सिंह इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रसार भारती, है ना, प्रसार भारती आपको पता ही है, सरकार का न्यूज चैनल है, एक न्यूज चैनल कह रहे हैं, एक एफएम रेडियो चैनल है, जिसके थ्रू सरकार लोगों के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो इस प्रसार भारती का नया चेयरमैन बनाया गया है, किसको बनाया गया है, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एंड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, इनका नाम है मिस्टर नवनीत
सहगल, नवनीत सहगल को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रसार भारती, है ना, बोर्ड चेयरमैन। ठीक है, चलिए अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई तेलंगाना में है, वहाँ पे गवर्नर ने एकदम से रिजाइन कर दिया, सडनली रिजाइन कर दिया। तो क्या नाम है उनका जिन्होंने एज ए तेलंगाना गवर्नर, है ना, रिजाइन कर दिया? इनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो इन्होंने तेलंगाना के गवर्नर की पोस्ट से अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉर्थन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब नॉर्दर्न भारत में जितने भी कोलफील्ड पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हेड करता है ये, उनको चेयर करता है ये, और उनको गाइड करता है ये। ठीक है, और उनकी ट्रेडिंग वगैरह को देखता है। तो अभी हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को मिला है उसका नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन बनाए गए हैं? बी साई राम को, है ना, अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट गेम। हर साल नॉर्थ ईस्ट के किसी ना किसी स्टेट में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार इसका 3rd एडिशन था। तो 3rd एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट गेम का कहाँ पर हुआ है? ये नागालैंड में से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, जो नॉर्थ ईस्ट गेम है उनका 3य संस्करण 3rd एडिशन किस स्टेट में, है ना, कंक्लूड हुआ है, शुरू हुआ है? तो आपका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया बेल्स एटीपी टूर्नामेंट, इंडिया बेल्स एटीपी टूर्नामेंट। ठीक है, ये एटीपी टूर्नामेंट होता है, ठीक है, हर जगह होता है, तो इंडिया में भी हुआ। ठीक है, तो इंडिया में किसने जीता? ये इंडिया में जो एटीपी इंडियन बेल्स जो एटीपी टूर्नामेंट है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। बहुत एक उभरते हुए स्टार है। ठीक है, इन्होंने इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी जीता है, और इन्होंने हराया है डैनिल मेदवेदेव जो रशिया के हैं। ठीक है, विद द स्कोर ऑफ 7-6, है ना, 6-1 के स्कोर से। ठीक है, तो कौन जीता है इंडिया बेल्स एटीपी टूर्नामेंट? है ना, कार्लोस एल्करेज जो कि स्पेन से आते हैं। किसको हराया है? डैनिल मेदवेदेव जो कि रशिया से आते हैं। ठीक है, 7-6, 6-1 से। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर है ना, बैट्समैन है, उन्होंने क्या करा कि जो टेस्ट क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। तो क्या नाम है उन ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर का? ठीक है, जिन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी टेस्ट क्रिकेट से? तो इनका नाम है मैथ्यू बेड। ठीक है, मैथ्यू बेड। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया, कहाँ से? है ना, टेस्ट क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, चलो, तो ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती ये अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको। ठीक है, अपने नागरिकों को कहाँ से निकालने के लिए? डोमिनिक रिपब्लिक। डोमिनिक रिपब्लिक एक कैरिबियन कंट्री है, एक कैरिबियन कंट्री है, और यहाँ क्या है, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को चलाना पड़ा है ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम, है ना, डोमिनिक रिपब्लिक। है ना, अगर हैती भी लिखा आता है तो भी चलेगा, क्योंकि हैती कैपिटल है किसकी? डोमिनिक रिपब्लिक की। ठीक है, हैती से इवैक्यूएट करने के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करेंगे, पूछा जा सकता है ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। तो ऑप्शन में आपका आंसर होगा कि भाई एक ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, है ना, जिसमें डोमिनिक रिपब्लिक से बाहर निकालना है भारतीय नागरिकों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, आईएमटी ट्राइलेट। आईएमटी ट्राइलेट। ठीक है, आईएमटी क्या है भाई? आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोजाम्बिक, ठीक है, टी फॉर तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, इन 3 देशों की क्या है, ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये संपन्न हुई है।
ठीक है, कहाँ पर संपन्न हुई है ये? मोजाम्बिक में। ठीक है, मोजाम्बिक हमारे जो वो हैं गए थे, वहाँ करके आए थे, इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट करके आए थे। तो इंडिया IMT ट्रेलेट क्या है? 3 देशों इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, बहुत चर्चा में है, पहले भी हमारे देश में पहले आ चुका है और इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज दे रहा है, बट अभी हाल ही में इसे इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में पहला स्क्वाड्रन इसका शामिल किया गया है, जिसका नाम है 451 एविएशन स्क्वाड्रन। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, अपाचे 64E, है ना, अटैक हेलीकॉप्टर। इसको किसने बनाया है, किस कंट्री ने बनाया है? ये USA ने बनाया है। ठीक है, और जिस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है उसको क्या कहते हैं? 451 एविएशन स्क्वाड्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इंडिया छोटे ड्रोन विमान बनाता है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, या जो मिलिट्री पर्सनल है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसने इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन की है, जिसके तहत जो इंडिया है उस कंट्री को 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बेचेगा। ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट कैश पे नहीं दिए जा रहे हैं, लोन दिया है इंडिया ने इनकी तरफ से कि भाई ले लो, बाद में हमें पैसे देते रहना। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में ये डील साइन की है कि वो इंडिया से परचेज करेगा 2 इंडियन मेड डॉनियर एयरक्राफ्ट? तो ये कंट्री है भाई गुआना। ठीक है, गुआना। चलिए नेक्स्ट, टाइगर ट्रायम्फ 24, टाइगर ट्रायम्फ 24। ठीक है, तो अभी हाल ही में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, और ये एक्सरसाइज है जो किसके बीच में होती है ना, इंडिया और USA के बीच में होती है ना। 18 मार्च से लेके 31 मार्च तक इसको होना है, तो ये 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज, इसके बीच में इंडिया और USA के बीच में। चलिए नेक्स्ट, चल लामित्ते, लामित्ते 2024। लामित्ते 2024 क्या है? ये इंडिया और एक कंट्री जिसका नाम है सेचल्स, सेचल्स के बीच होने वाली एक आर्मी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, जो जिसका 10th एडिशन है ना, अभी हाल ही में, है ना, सेशल्स में होने वाला है। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो गई थी वहाँ पे और ये सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कराया गया। ठीक है, इंडिया और सेशल्स के बीच में। लामित्ते याद रखना है, लामित्ते किसके बीच में होती है? लामित्ते होती है इंडिया और सेशल्स के बीच में। एक इंडियन आर्मी, सॉरी, आर्मी एक्सरसाइज है ना। 3 तरह की एक्सरसाइज होती है बेसिकली, आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है? आर्मी एक्सरसाइज है। और ये कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन था। क्यों कराई जाती है ये एक्सरसाइज? ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है कि भाई ताकि जो आर्मीज हैं, है ना, वो एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की स्ट्रेटजी समझ सके। ठीक है, क्यों समझ सके? मान लो कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि भाई इंडिया और सेचल्स, ठीक है, ये दो कंट्री है, इन पर अटैक कर दिया किसने? चाइना ने। ठीक है, दोनों पे चाइना ने अटैक कर दिया। अब इन कंट्रीज को मतलब साथ में लड़ना पड़ेगा, है ना, साथ में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, साथ में प्लानिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन एक है, एक ही दुश्मन ने अटैक किया है। ठीक है, अब अटैक कर दिया तो इनकी दोनों की जो आर्मी है ना, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को जाना ही नहीं पहले। ठीक है, तो इसीलिए इन एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, ताकि अगर इनका मुकाबला किसी एक कॉमन एनिमी से हो जाए तो ये साथ मिलके अपनी वो लड़ाई है उसको अंजाम दे सके। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा रीजन ये है मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने का, कि भाई देखो जो गवर्नमेंट है वो बदलती रहती है। ठीक है, आज मोदी जी हैं, कल कोई और आएगा, सेम ऐसे ही सेशल्स में आज कोई और है, कल कोई और आएगा। तो क्या है कि भाई सरकारें बदलती रहती हैं, तो जो एग्रीमेंट है वो भी बदलते रहते हैं, इमोशंस हैं वो भी बदलते रहते हैं, है ना। बट आर्मी, अगर दो देशों की आर्मी एक दूसरे के साथ इंगेज करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो इमोशन है वो हमेशा कनेक्ट बने रहते हैं, चाहे कोई भी पावर में आए या जाए, हर साल हमारी आर्मी मिलेंगी ही मिलेंगी।
ठीक है, रिश्ते हमारे कितने भी खराब हो जाए किसी से, ठीक है। इसके अलावा आर्मी का जो है लोग सम्मान भी करते हैं, तो जब आर्मी के रिलेशन होते हैं तो जो लोग हैं उसका ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। आसमान में इसलिए इनको कंडक्ट कराया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम परस्पेक्टिव से। लामित्य इंडिया सीसेल्स के बीच में 10th एडिशन सीसेल्स में हो रहा है, इंडियन आर्मी की सॉरी आर्मी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। चलिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो गए भूटान की विजिट पे, ठीक है, और वहां पर उनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्याल्पो, ठीक है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे भूटान का भारत रत्न भी कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसे ही भूटान में ऑर्डर ऑफ डर्क ग्याल्पो है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहले नॉन भूटानी बने जिनको ये अवार्ड दिया गया, यानी कि नरेंद्र मोदी से पहले भूटान के बाहर किसी भी पर्सन को ये अवार्ड अब तक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो भूटानी है ना, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। क्या नाम है उसका, ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्याल्पो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो फ्रांस वगैरह होते हैं उनके हाईएस्ट ऑनर बड़े पेचीदा होते हैं नाम उनके, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर। तो पूछा गया कि ये नहीं पूछा गया कि किस कंट्री ने दिया है, पूरा खोल के रख दिया क्वेश्चन को कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी हाल ही में फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर दिया गया, उसका नाम क्या है, नाम पूछ लिया, तो नाम याद रखना है। भूटान वाले का भी ऑर्डर ऑफ द डर्क ग्याल्पो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, ठीक है। तो महाराष्ट्र गौरव अवार्ड कह सकते हो महाराष्ट्र का भारत रत्न, यानी महाराष्ट्र का हाईएस्ट ऑनर है ये, ठीक है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान इस साल किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है इंडियन डांसर है, ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर उमा रेले, उमा रेले को दिया गया महाराष्ट्र का सर्वोच्च, है ना, जो सम्मान है, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड उमा रेले को, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है ये, ठीक है। जितनी भी हमारी जो लैंग्वेजेज है ना, संविधान में जो हमारी दी हैं 22 लैंग्वेजेज, उनको दिया जाता है हर साल। तो इस साल जो 33rd सरस्वती सम्मान है, ठीक है, वो किसको दिया गया, ये दिया गया है 2023 के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, एक साल पीछे चलते हैं ये अवार्ड, ठीक है। 2023 का 2024 में, 2024 का 2025 में। तो सरस्वती सम्मान जो 2023 का सरस्वती सम्मान है, 33rd सरस्वती सम्मान है, वो किसको दिया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है एक मलयाली पोइट को, मलयाली पोइट को, ऑथर है, जिनका नाम मिस्टर प्रभा वर्मा है, ठीक है, प्रभा वर्मा को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया इस साल का। चलिए नेक्स्ट, संगीत कलानिधि अवार्ड, संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2024 किसको दिया गया है, ठीक है, ये टोधुर माधवसी कृष्णा, ठीक है, कर्नाटक म्यूजिशियन है, इनको दिया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, इस साल 2 इंडियंस को, यूथ को, है ना, बच्चों को दिया गया है डायना मेमोरियल अवार्ड, है ना, फॉर देयर एग्जाम्पलरी, है ना, स्टडीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। तो कौन है ये लोग, ठीक है, तो पहले तो है हमारे उदय भाटिया जी, है ना, दूसरी मानसी गुप्ता, दोनों ही बच्चे हैं, यूथ हैं बिल्कुल, इनको ये डायना मेमोरियल अवार्ड इस साल का दिया गया है। टाटा, रतन टाटा को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, क्या अवार्ड दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी किसको दिया गया है, रतन टाटा को, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 किसको दिया है, किसके फील्ड में दिया जाता है, जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के, और किसको दिया जाता है, फीमेल्स को दिया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया है, 2 फीमेल्स को दिया गया, फीमेल जर्नलिस्ट को, जिनका नाम है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इन दोनों को चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, एसबीआई कार्ड, है ना, एसबीआई ने किसके साथ अभी मिलके हाल ही में एक क्रेडिट कार्ड निकाला, एक कंपनी है, वॉच कंपनी है, जिसका नाम है टाइटन कंपनी, ठीक है, तो इनके साथ मिलके इन्होंने एक कार्ड निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी हाल ही में 2 बैंकों पे पेनल्टी लगाई, ठीक है,
एक बैंक, क्या नाम है इसका, तमिलनाडु मर्चेंटाइल, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक और डीसीबी बैंक। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, है ना, 16 से 22 मई तक का। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।